E40 हिंदी। फे ने अपना आक्रमण पुनः शुरू किया और एक और जोरदार प्रहार किया। फूश। ताराह ने अपनी ऊर्जा को फिर से पुनर्निर्देशित किया, उसे पलट दिया। शुक्र है कि फे की संतुलन की भावना और उसकी शक्ति पर नियंत्रण ने उसे हर बार अपने पैरों पर खड़े होने की अनुमति दी। मेरे सबसे शक्तिशाली हमलों को जमीन पर उतरने में बहुत समय लगता है। फे को एहसास हुआ, ऐसा लगता है कि उसके जवाबी हमले के लिए बहुत बढ़िया समय की आवश्यकता है, जो धीमे हमलों के साथ हासिल करना आसान है। फे ने सहज रूप से रूई को उम्मीद थी कि वह उत्तर में से एक को समझ लेगी। उसने तुरंत ही भयानक एकल हमले करना बंद कर दिया और इसके बजाय छोटे हथेली के हमलों की एक तेज बौछार शुरू कर दी। इन हमलों में उसके सबसे शक्तिशाली पूर्ण शरीर हथेली के हमलों की तुलना में कम शक्ति थी, लेकिन वे बहुत तेज थे और वह अपने सबसे शक्तिशाली हमलों की तुलना में उनमें से अधिक संख्या में हमला कर सकती थी। तुरंत ही उसे अंतर महसूस हुआ। ताराह ने उन्हें दूर भेजने का प्रयास किया, लेकिन वह फे की ऊर्जा का उपयोग उसके विरुद्ध करने में सक्षम नहीं थी। उसने रक्षात्मक पुनर्निर्देशन पर स्विच कर लिया है। रूई ने कहा, उसे पहले से ही इसका अनुमान था। पुनर्निर्देशन नाजुक है और इसके लिए बहुत सटीकता की आवश्यकता होती है। उसके लिए फे की सारी शक्ति को पुनर्निर्देशित करना आसान नहीं होगा जब इतने सारे अलग अलग हमले उस पर बहुत तेजी से आ रहे हों। केन ने टिप्पणी की, यह कोई सक्षम तकनीक नहीं लगती। उसे इस पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। पुनर्निर्देशन में महारत हासिल करने पर यह काफी शक्तिशाली हो सकता है। रूई असहमत थी, लेकिन समस्या यह है कि फे का आक्रमण बहुत मजबूत है। शक्ति, गति और संख्या जितनी अधिक होगी, पुनर्निर्देशन के माध्यम से बचाव करना उतना ही कठिन होगा। रूई को यकीन था कि तारा उसके ज्यादातर हमलों को सीधे पलटने में सक्षम होगी। उसका हमला फे के हमले से कमतर था और उसे फे के खिलाफ पहले की तुलना में ज्यादा आसानी से जीत मिलनी चाहिए थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, रूई उससे उस तरह नहीं लड़ेगी जिस तरह फे ने सीधे तौर पर किया। वॉइड एल्गोरिदम के साथ ताराह का विश्लेषण और मूल्यांकन करने से एक बहुत ही दिलचस्प समाधान निकला। वॉइड एल्गोरिदम द्वारा विकसित ताराह विरोधी लड़ाई शैली में रूई ने अपने समानांतर चलने, संतुलित दिशा, पलक और प्रेत कदम का दुरुपयोग करके मुश्किल हमले शुरू किए, जो रूई ने वॉइड एल्गोरिदम के माध्यम से उसके बचाव में छेद करके उठाए थे, जिसे रोकना उसके लिए मुश्किल था। जवाबी हमले के लिए उपयोगकर्ता को सही समय पर हमले को रोकना होता है, तथा उपयोगकर्ता जो भी जवाबी हमला करने की रणनीति अपनाता है, उसे पूरा करना होता है। लेकिन अवरोधन जवाबी हमले की मार्शल आर्ट तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अवरोधन की कठिनाई को अत्यधिक बढ़ाना ही वह सबसे बड़ा तरीका था जिससे रूई उसे रोक सकती थी। वह फे की तरह बड़ी संख्या में कमजोर लेकिन तीव्र हमले करेगा, लेकिन वह उन्हें सीधे हमला नहीं करेगा, बल्कि अप्रत्याशित और कठिन हमलों को शुरू करने के लिए अपनी पैंतरेबाजी और छिपने की क्षमता का उपयोग करेगा। वह अंततः मिराज डाइव के माध्यम से उसे नीचे गिराकर या स्टिंगर से उसे भेदकर युद्ध समाप्त कर देगा। बेशक, वह सिर्फ वही था। इसके अलावा, उसने पहले से ही महत्वपूर्ण मुकाबलों के लिए अपने ज्यादा शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड को रोककर रखने का संकल्प लिया था, और अधिमानतः उनके बिना जीतना था ताकि जब भी वह अकादमी के भीतर भविष्य के विरोधियों का सामना करे तो आश्चर्य प्रभाव अधिकतम हो। फे ने एक कलिंग पाम स्ट्राइक शुरू किया। झाड़। ताराह उस समय पूरी तरह से वार को पुनर्निर्देशित करने में असफल रही। हथेली उसके अवरोधों को पार कर गई और उसके गाल पर लगी, जिससे वह घायल हो गया। पाव पाव पाव। फे ने मौके पर ही दबाव बनाते हुए कई हमले शुरू कर दिए। ताराह और अधिक घबरा गई, क्योंकि शक्तिशाली प्रहारों की कभी न खत्म होने वाली लहरें उस पर बरस रही थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि फे ने इन छोटे और तेज प्रहारों को कमजोर माना, लेकिन यह उसके मानकों के अनुसार था। बाकी सभी के मानकों के अनुसार वे अभी भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। बूम। ताराह की जरा सी चूक से और फे ने मौके का फायदा उठाकर जोरदार प्रहार किया, जिसके प्रभाव से ताराह के फेफड़ों से हवा निकल गई और वह और भी अधिक खुली हुई हो गई। बम बम बम। फे ने तारा के बचाव में मौजूद खामियों का भरपूर फायदा उठाया और उसे जितना संभव हो सका पीटा। बूम। टकरा जाना। तारा के जल्दबाजी में बनाए गए गार्ड पर एक अंतिम नजदीकी वार किया गया, जिससे वह रिंग से बाहर जा गिरी। फे ने आह भरी, वह जीत गई। रूई मुस्कुराए, और उसने अपनी प्रतिद्वंद्वी को फिर से बाहर फेंक दिया। केन ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या वह समझदारी से नहीं जीत सकती? यह उसकी मार्शल आर्ट का हिस्सा है। रूई ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। आप उसके खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे खिलाफ क्या रखना है? फे की आवाज अचानक उनके पीछे से आई। अरे यार, केन उछल पड़ा। लोगों पर अत्याचार करना बंद करो औरत। अरे, यह अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया। फे ने संदेह के भाव के साथ कहा, तुमने रूई से क्या कहा? कुछ भी नहीं। उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। वह शांत रहा, क्योंकि वह उसे तीखी निगाहों से देख रही थी। रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बधाई हो, डेलन ने कहा, आपका अपराध हमेशा की तरह बेतुका है। मैं इसके खिलाफ अपने बचाव का परीक्षण करने के लिए उत्सुक हूं। बहुत अच्छी जीत। मिलियाना ने सिर हिलाया। तुमने बहुत अच्छी रणनीति अपनाई। रूई ने कहा,
तुम्हारा लड़ने का तरीका पहले से कहीं ज्यादा लचीला हो गया है। मुझे 1 साल पहले एहसास हुआ कि मैं बहुत कठोर हो गया हूँ। फे ने जवाब दिया। तब से मैंने अपनी लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। रूई ने सिर हिलाया। फे निश्चित रूप से शीर्ष 3 खतरों में से एक था, ये फिर से पुष्टि की गई थी। अब जब उसने उन तीनों मार्शल अप्रेंटिस को लड़ते हुए देखा था जिन्हें वह सबसे कठिन मानता था, तो उसे यह सोचना शुरू करना था कि वह उनसे कैसे निपटने जा रहा था। हालांकि वह और अधिक डेटा प्राप्त करना चाहता था, फिर भी उसके लिए कुछ योजनाएं बनाना बेहतर था। आखिरकार, उसके पास वह विलासिता नहीं हो सकती। ये बहुत संभव था कि अगले कुछ राउंड में उनमें से किसी एक के साथ उसका मुकाबला हो, लेकिन वह ऐसा होने पर इसके लिए तैयार नहीं रहना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि मैं उनमें से किसी के खिलाफ खुद को रोक सकता हूँ। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। उसकी योजना ब्लिंक और स्टिंगर को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में यथासंभव लंबे समय तक छिपाने की थी। लेकिन इन तीनों ने जो ताकत दिखाई थी, उससे अब उसे दूसरे विचार आ रहे थे। ये 2 ट्रम्प कार्ड ही शायद एकमात्र तरीका हो सकते थे जिससे वह संभवतः उन्हें हरा सकता था। खुद को रोकना बेहद जोखिम भरा था। अगर वह उनसे टकराता, तो वह जब भी जरूरत होती, उनका इस्तेमाल करता। हालांकि वह अपने सभी पत्ते खोल देगा, फिर भी यह हारने से बेहतर है। जब रूई फे, केन और नेल के खिलाफ विकसित किए जाने वाले समाधानों के बारे में सोच रहा था, तो एक आवाज ने उसे पुकारा। प्रशिक्षु रूई क्वारियर, एक कर्मचारी ने संबोधित किया। आपका दूसरा मैच तय हो गया है। कृपया मेरे साथ चलें। रूई ने सिर हिलाया और दूसरों की ओर मुड़ी। बाद में मिलते हैं। उन्होंने उसे विदाई दी और शुभकामनाएं दी, उसके मैच को देखने के लिए जाने से पहले। रूई अकादमी में सबसे बड़े खतरों की सूची में था और उनमें से कोई भी ये देखना नहीं चाहता था कि वह कितना मजबूत हो गया है। केवल केन ने अपनी पहली लड़ाई के उत्तरार्ध को जल्दी समाप्त कर लिया था, बाकी अभी भी लड़ रहे थे। रूई ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और उसे पहचान लिया। गिलेन मार्कल, काफी समय हो गया है। रूई क्वारियर, उसने सिर हिलाया। आज वह दिन है जब मैंने तुम्हें हरा दिया। गिलेन एक वरिष्ठ मार्शल अप्रेंटिस था जिससे रूई कई बार मिल चुका था। वह एक ग्रैपलिंग विशेषज्ञ था, विशेष रूप से एक स्ट्रैंगलिंग विशेषज्ञ। वह अपने विरोधियों के साथ कुश्ती करते समय उनके रक्त प्रवाह और सांस को रोकने में माहिर था। रूई ने तुरंत वॉइड एल्गोरिदम लागू किया और बाद में ये सोचना शुरू कर दिया कि कैसे उसके अनुकूल होना है और उसे हराना है। बेशक, जवाब वही था जो पहले था। उनकी अनुकूली रूप से विकसित लड़ाई शैली का पहला सिद्धांत दूरी बनाए रखना था। पहलवानों की अंतर्निहित कमजोरी ये थी कि उनकी सीमा कम होती थी जिसके बाहर वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने में असमर्थ थे। इस प्रकार, वॉइड एल्गोरिथम द्वारा निर्मित अनुकूलित युद्ध शैली की पहली विशेषता, लंबी दूरी की युद्ध शैली होगी। दूसरा गुण जो इसके पास होना चाहिए था वह था अवरोधन में कठिनाई। एक पहलवान के रूप में, गिलेन के पास निस्संदेह एंटी स्ट्राइकिंग काउंटर मेशर्स थे। सबसे आम काउंटर मेशर्स अवरोधन और ग्रेस्पिंग स्ट्राइक थे जो लड़ाई को एक ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में बदल देते थे। इस प्रकार, रूई को अपनी शक्ति की कीमत पर, हमलों की तीव्रता और चपलता को बढ़ाने की आवश्यकता थी, ताकि हमलों को रोकना कठिन हो जाए। ये रणनीति फे ने अपनाई थी। अंतर ये था कि तरह पूरी तरह से जवाबी आक्रामक था जबकि गिलेन एक आक्रामक पहलवान था, जिससे उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के खेल के मैदान में खेलने से बचना बहुत कठिन हो जाता था। तीसरी विशेषता जो उसकी अनुकूलित शैली में होनी चाहिए थी, वह थी चकमा देने वाली पैंतरेबाजी क्षमताएं। गिलेन उसका पीछा करने और उसे नीचे गिराने के लिए शूटिंग पैंतरेबाजी का उपयोग करने की कोशिश करता था। शूटिंग पैंतरेबाजी अनिवार्य रूप से किसी के लक्ष्य को पकड़ने या फेंकने के उद्देश्य से बुलिश पर हमला करने के लिए होती थी। उसकी अनुकूलित शैली में पीछा करने से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिलेन उसे पकड़ ना पाए, आदिम वृत्ति, संतुलित दिशा, समानांतर चलना और प्रेत कदम का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। चौथा गुण जो उनके अनुकूलित शैली के लिए आवश्यक था वह था सहनशक्ति का लाभ। यदि लड़ाई बिल्ली और चूहे के पीछा में बदल जाती, तो सहनशक्ति का लाभ होना महत्वपूर्ण था। चूंकि गिलेन एक पहलवान था, इसलिए वह ऊर्जा बचाने के लिए अपने कुछ स्ट्राइकिंग डिफेंस को छोड़ सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह ऊर्जा गहन हमलों को भी कम कर सकता था, और सरल कम जोखिम वाले कम ऊर्जा वाले महत्वपूर्ण दबाव हमलों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो अंततः उसे जीतने की अनुमति देगा। उसे आउटर कन्वर्जेंस पर भारी कटौती करनी चाहिए जो अत्यधिक ऊर्जा गहन भी था, और इसका उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब कोई अवसर खुद ही सामने आए। हेलिकल ब्रीदिंग का भी लगातार उपयोग करने की आवश्यकता थी। अपना रुख अपनाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। रूई ने सांस छोड़ते हुए एक ऐसी लड़ाई शैली बनाई जिसमें वे सभी विशेषताएं मौजूद थीं जो उसने और वॉइड एल्गोरिथम ने बनाई थीं। उन्होंने एक नया रुख अपनाया। पैर केंद्रित और गतिशील, एड़ियां जमीन से ऊपर और हाथ शरीर के करीब। यह एक ऐसा रुख था जो उनकी अनुकूलित शैली के लिए आवश्यक 4 गुणों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता था। दूसरी तरफ गिलेन अपनी दोनों कोहनी पसलियों पर टिकाए हुए था और उसके हाथ खुले हुए थे, जो रूई को पकड़कर उसका गला घोंटने का मौका तलाश रहे थे।
मैच शुरू होते ही उसका इरादा रुई के पीछे भागने का था। शुरू करो, सुपरवाइजर ने मैच शुरू किया। थोड़ा सा हूश। गिलेन ने एक शूट पैंतरेबाजी की, खुद को रुई पर फेंक दिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हवा में ही पकड़ लिया। प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट तकनीक ने सुनिश्चित किया कि इस तरह के सरल युद्धाभ्यास कभी भी 1 मिलियन वर्षों में उसे टैग करने में सक्षम नहीं होंगे। थोड़ा सा, वह एक बार फिर रुई का पीछा करने लगा, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। हूश। रुई ने उसे हवा में पकड़ लेने का बहाना बनाया। पाव पाव पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाइटल प्रेशर के साथ सबसे संक्षिप्त और त्वरित कॉम्बो जैब, असफल शूट पैंतरेबाजी के कारण पैदा हुए अवसर का फायदा उठाते हुए गिलेन को परेशान करता है। वह वैसे नहीं लड़ रहा है जैसे वह आमतौर पर लड़ता है। डेलन ने रुई को देखते हुए कहा। यह आश्चर्यजनक है कि उसकी लड़ने की शैली कितनी बार बदलती है, लगभग ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई निश्चित मार्शल आर्ट या मार्शल पाथ नहीं है। यही उसकी मार्शल आर्ट और पथ है। केन ने सुधारा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अनुकूल अपनी लड़ाई शैली को अनुकूलित और विकसित करता है। हम मार्शल अप्रेंटिस बनते ही एक ही शैली पर टिके रहते हैं क्योंकि वह शैली हमारी सबसे बड़ी आत्मीयता है, और अगर हम एक बहुत ही अलग शैली से लड़ें तो हम बेहद कमज़ोर होंगे। लेकिन जो हमारी कमज़ोरी है, वही उसकी ताकत है। बहते पानी की तरह आसानी से शैली बदलने में सक्षम होना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। केन ने रुई को आशा की भावना के साथ गौर से देखा। रुई ने पहले ही एक वरिष्ठ मार्शल अप्रेंटिस को धमकाना शुरू कर दिया था। वर्तमान स्थिति में केवल इस क्षमता वाला कोई ही उसे हरा सकता था। हूश। पाव 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 हूश। बैम, भाड़ में जाओ। गिलेन ने हताशा में गाली दी। रुई को पीछे हटते देख वह जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा। यह उसकी अंतिम गलती थी। रुई का पीछे हटना अपने आप में एक छल था, वह वास्तव में स्थिर खड़ा था। लेकिन गिलेन ने छल के लिए शूट का समय तय किया था, जिसका मतलब है कि उसका समय बहुत पहले ही गलत हो गया था। गिलेन को जो आखिरी बात याद थी वह थी पूर्ण भय की भावना, क्योंकि रुई की ओर से उसके मन पर बहुत अधिक दबाव था। पकड़ लिया। रुई फुसफुसाया। बूम। फ्लोइंग कैनन, वाइटल प्रेशर और आउटर कन्वर्जेंस का संयोजन गिलेन के सोलर प्लेक्सस से टकराया। गिलेन ने शूट पैंतरेबाजी का समय बहुत देर से तय किया था क्योंकि उसे लगा कि रुई छल के कारण दूर थी। और रुई ने बेरहमी से इस अवसर का फायदा उठाया और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक से उसे ध्वस्त कर दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले के समय को बिगाड़ने के लिए फैंटम स्टेप का उपयोग करने और फिर उस गलत समय का फायदा उठाकर पूर्व नियोजित हमले के साथ मैच को समाप्त करने का संयोजन एक ऐसा संयोजन था जिसे रुई ने उसी क्षण वॉइड एल्गोरिदम की प्रक्रियाओं के साथ बनाया था। गिलेन कटी हुई डोरियों वाली कठपुतली की तरह ढह गई। विजेता, रुई क्वारियर। पर्यवेक्षक ने घोषणा की। अच्छी लड़ाई थी यार, केन ने तारीफ की। ये साफ था। धन्यवाद, रुई ने उत्तर दिया। फैंटम स्टेप का अच्छा अनुप्रयोग। केन ने टिप्पणी की। मैंने कभी भी इसे इस तरह से उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। ये लड़ाई खत्म करने का सबसे तेज तरीका था। रुई ने झूठ बोला। अगर वह सच में चाहता तो ब्लिंक या स्टिंगर से 10 सेकंड में लड़ाई खत्म कर सकता था। लेकिन गिलेन इतना कमजोर था कि उसे इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उसे जीतने में ज्यादा समय लगने से कोई परेशानी नहीं थी। 3 मिनट बनाम 10 सेकंड क्या था? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बदले में, उसके तुरुप के पत्ते नहीं दिखाए गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन सभी को एक एक करके अपनी तीसरी लड़ाई सौंप दी गई। डेलन और मिलियाना ने सिर्फ एक बार लड़ाई की थी, और वे 2 बार और लड़े। दिन के अंत में, उन सभी में से केवल रुई, केन और फे को 3 स्पष्ट जीत के साथ पूर्ण स्कोर मिला। मिलियाना ने 3 में से केवल 1 बार जीत हासिल की और डेलन ने कुल 3 में से 2 बार जीत हासिल की। दिन के अंत में स्कोरबोर्ड प्रदर्शित किया गया, जिसमें सभी 69 प्रतियोगियों के अंक अंकित थे। 69 प्रतियोगियों में से केवल 19 प्रतियोगियों को 3 जीत और 0 हार मिली, तथा लगभग उतने ही प्रतियोगियों को 3 हार और 0 जीत मिली। जहां तक युद्ध कौशल की बात है, पूर्व के 19, मोटे तौर पर अकादमी के मार्शल प्रशिक्षुओं में शीर्ष 25% थे। बेशक कुछ विसंगतियां थीं जहां मजबूत मार्शल प्रशिक्षुओं को पहले ही दौर में एक पायदान अधिक मजबूत मार्शल प्रशिक्षुओं से भिड़ना पड़ा था या अत्यधिक असंगत मार्शल प्रशिक्षुओं के साथ मुकाबला करना पड़ा था जिनके खिलाफ उन्हें नुकसान था। अधिकांश मार्शल प्रशिक्षु जीत और हार दोनों के साथ बीच में ही रह गए। पीरुई ने स्कोरबोर्ड और मार्शल अप्रेंटिस की 3 जीत और 0 हार पर नजर डाली। उसे पूरा यकीन था कि प्रारंभिक प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। विजेता कोई भी हो, ये व्यक्ति एक भी लड़ाई हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रत्येक मार्शल अप्रेंटिस ने एक दिन में लगभग 3 लड़ाइयां लड़ीं। प्रतिदिन होने वाले मुकाबलों की संख्या घटती गई और महीने के अंत तक ये संख्या घटकर एक दिन में एक मुकाबला रह गई। तब तक अधिकांश मुकाबले समाप्त हो चुके होंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रुई ने एक अजीबोगरीब चलन देखा। कई दिन बीतने के बावजूद, उसने गेल के अलावा शीर्ष 20 दावेदारों में से किसी का सामना नहीं किया था। वास्तव में, फे या केन ने भी ऐसा नहीं किया।
वे लगातार मार्शल अप्रेंटिस के अनुपात का सामना करते थे, जिनके पास जीत की तुलना में बहुत अधिक हार थी। रूई अभी तक नेल, फे और केन से नहीं भिड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है? वे ये सुनिश्चित करके कि सबसे संभावित उम्मीदवार शुरू से ही एक दूसरे से न लड़ें, इवेंट के रहस्य और ऊर्जा को अधिकतम करने की कोशिश कर रहे हैं। रूई ने आश्चर्य व्यक्त किया। सबसे संभावित उम्मीदवारों के बीच लड़ाई से यह तय होगा कि उनमें से कौन हाजिन शाखा का प्रतिनिधि बनेगा। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना सच था कि मार्शल आर्टिस्ट प्रारंभिक प्रतियोगिता की शुरुआत में लड़े या अंत में। इस प्रकार, उन लड़ाइयों को बहुत अंत तक स्थगित करना निस्संदेह एक बहुत अधिक तनावपूर्ण और रहस्यपूर्ण प्रारंभिक प्रतियोगिता बना देगा। इससे अंतिम परिणाम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दिन के अंत में, चाहे कोई भी क्रम हो, सभी मार्शल अप्रेंटिस सभी अन्य मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ लड़ेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किससे लड़ता है। महीने के अंत में, सबसे ज्यादा स्कोर वाले को उनकी अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। वह लगभग हंसना चाहता था। हेडमास्टर अरोनियन निश्चित रूप से जानते थे कि खुद को कैसे मनोरंजन करना है। बुरा आदमी अपनी बोरियत को कैसे दूर भगा सकता था। वह एक मार्शल मास्टर था जिसने ऐसी चीजों का अनुभव किया था जिसकी कोई भी प्रशिक्षु कल्पना भी नहीं कर सकता था। रूई को बस अपने समय का इंतजार करना होगा। किसी भी मामले में, यह उसके लिए अच्छी खबर थी। जितना ज्यादा समय उसके पास होगा, उतना ज्यादा डेटा वह इकट्ठा कर पाएगा। और उतनी ही बेहतर तरीके से वह काउंटर अनुकूलित शैलियां बनाने में सक्षम होगा। उसने पाया कि फे सबसे कम मुश्किल है। इसलिए नहीं कि वह सबसे कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि वह केन और नेल की तुलना में कहीं ज्यादा पारंपरिक मार्शल आर्टिस्ट थी। उसकी ताकत उसके पास मौजूद कई शक्तिशाली तकनीकों से आई थी, जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह से लागू कर सकती थी। उसकी कमजोरियां और ताकतें ज्यादा परिभाषित और पारंपरिक थीं। वह आमतौर पर सभी मामलों में औसत थी, लेकिन उसका आक्रमण बहुत शानदार था। उसके सबसे कमजोर हमले भी रूई के सबसे मजबूत हमलों से ज्यादा मजबूत थे, सिवाय स्टिंगर के, और वह जिस तरह की ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी, वह रूई ने अब तक देखी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरी ओर नेल अपनी बेतुकी शारीरिक क्षमता के कारण इतना शक्तिशाली था। वह हमेशा से मानता था कि मनुष्य मार्शल आर्ट के बिना अलौकिक करतब करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन नेल ने उसे दिखा दिया था कि वह कितना गलत था। वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि वह इतना शक्तिशाली कैसे था। क्या ये सिर्फ एक उत्परिवर्तन था? क्या वह उन मुट्ठी भर मनुष्यों में से एक था जो टूटी हुई सीमाओं के साथ पैदा हुए थे? वह नहीं जानता था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी शारीरिक शक्ति चार्ट से बाहर थी और रूई को अकेले तकनीकों के साथ इसका मुकाबला करने की आवश्यकता थी। शुक्र है, तकनीकों की कमी का मतलब था कि वॉइड एल्गोरिथम वास्तव में उसके साथ काफी संगत था, क्योंकि उसकी लड़ाई शैली वास्तव में पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा की जाने वाली लड़ाई के सबसे करीब थी। उसके पास कोई चालबाजी की तकनीक नहीं थी, वह बस भागता था। उसके पास कोई रक्षात्मक तकनीक नहीं थी, वह सिर्फ अवरोध डालता था। उसके पास कोई आक्रामक तकनीक नहीं थी, वह सिर्फ वार करता था। रूई वास्तव में पूरे अकादमी में उसके खिलाफ सबसे अधिक अनुकूल व्यक्ति हो सकता है। समस्या ये थी कि नेल हर मामले में उससे अधिक मजबूत था, सिवाय चुपके और शायद संवेदी के। युद्ध के सभी प्रमुख पहलुओं में रूई से निर्णायक रूप से बेहतर होना एक बहुत बड़ा फायदा था। रूई इसकी भरपाई कर सकती है या नहीं और इसका सामना कर सकती है या नहीं, ये देखना बाकी है। जहां तक केन का सवाल है, केन वास्तव में सबसे अधिक भ्रमित करने वाला था, क्योंकि वह उन सभी में सबसे अधिक विचलित था। रूई को बस ये यकीन नहीं था कि इस तरह की विकृत और अत्यधिक क्षमता के साथ उसे कैसे हराया जाए। इसके अलावा, शून्य कदम जितना शक्तिशाली था, केन ने एक और ग्रेड 10 प्रशिक्षु स्तर की तकनीक में भी महारत हासिल की थी, गॉड स्पीड तकनीक। इस तकनीक ने जब सफलतापूर्वक निष्पादित किया तो फे को तुरंत बाहर कर दिया और स्क्वायर कायरी को उसे हराने के लिए स्क्वायर स्तर की तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। वह एक पूर्णतया खतरा था। वे तीनों ही थे। फिर भी, इसके बावजूद, जब भी रूई उनसे लड़ने के बारे में सोचता तो वह बेकाबू होकर मुस्कुराने लगता। बम बम। रूई ने भारी प्रहारों की झड़ी लगा दी, जिनमें से प्रत्येक को महत्वपूर्ण दबाव और बाहरी अभिसरण द्वारा बल मिला। डेलन ने बस उनमें से प्रत्येक के खिलाफ रक्षा की। वह पूरे अकादमी में उन कुछ लोगों में से एक था जो सीधे रूई की पूरी शक्ति का सामना कर सकता था। हालांकि रूई ने फे या नेल जितना जोरदार प्रहार नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे ज्यादा जोरदार प्रहार कर सकते थे। आउटर कन्वर्जेंस एक अविश्वसनीय रूप से कठिन और शक्तिशाली तकनीक थी जो ग्रेड 10 से बस कुछ ही ग्रेड कम थी। केवल वरिष्ठ स्ट्राइकिंग विशेषज्ञ ही मुकों की प्रतियोगिता में अधिक शक्तिशाली हो सकते थे। पाव। रूई का वार उसके गार्ड को चीरता हुआ उसके गले पर लगा, जिससे उसके चेहरे पर मुंह बन गया। डेलन बहुत ही मजबूत था, उसे साधारण वार से उसे हराने में हमेशा लग जाएगा, अगर कभी ऐसा हो भी पाता। NO12BN.C ओम। यही कारण है कि रूई ने महत्वपूर्ण दबाव के साथ कमजोर और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्ष्य बनाया था और बाहरी अभिसरण के साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी।
गला, सौर जाल, अंडकोश, आंखें, यहां तक कि क्षणिक अशक्तता के लिए नाक भी काट ली गई। रूई ने उसकी मजबूत मांसपेशियों या उसकी चट्टान जैसी मजबूत हड्डियों पर प्रहार करने की भी कोशिश नहीं की। केवल इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के माध्यम से ही रूई उसे चोट पहुंचा सकती थी। पाव, डेलन ने भी बदले में रूई को मुक्कों से गिराने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि रूई ने उसके हमलों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, डेलन ने केवल आक्रामक होने के लिए महत्वपूर्ण दबाव में महारत हासिल की थी, और यह रूई को हराने के लिए बहुत कम था। रूई ने उन्हें रोकने की भी जहमत नहीं उठाई, उसने बस इनर डाइवर्जेंस, अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट का इस्तेमाल करके उनके प्रभावों को पूरी तरह से नकार दिया। रूई ने आगे बढ़कर डिलेन पर हमलों की झड़ी लगा दी, जिसने उन सभी का सामना करने की पूरी कोशिश की। साथ ही उसने रूई को यथासंभव अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हालांकि वह व्यर्थ रहा। एक लड़ाई सिर्फ बचाव के जरिए नहीं लड़ी जा सकती, डेलन इस तथ्य से बहुत परिचित थे। लेकिन उनका आक्रामक खेल रूई से टकराकर बीच बॉल की तरह उछल गया। इसकी तुलना में रूई सार्थक प्रगति कर रहा था। महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भारी प्रहार करने की उसकी क्षमता वास्तव में परेशान करने वाली थी। हालांकि डेलन ने अपनी रक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन कमजोर क्षेत्र ही रहे। गले को बाहरी अभिसरण की शक्ति का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करना लगभग असंभव था, और न ही ग्रेड 10 तकनीक के शीर्ष प्रशिक्षु स्तर की तकनीक को छोड़कर कोई भी तकनीक थी जो गले को इतनी विशाल बेतुकी शक्ति का सामना करने की अनुमति देती थी। आमतौर पर जब संवेदनशील क्षेत्रों को निशाना बनाया जाता था, तो एकमात्र यथार्थवादी समाधान यही होता था कि उन्हें टाला जाए या अवरुद्ध कर दिया जाए। अगर केन ही उससे लड़ रहा होता, तो वह बच जाता। लेकिन डेलन को ब्लॉकिंग और पैरिंग की आदत थी। समस्या ये थी कि रूई तेज था, बहुत ज्यादा तेज। वह न केवल इसलिए तेज था क्योंकि वह हल्का था, बल्कि आउटर कन्वर्जेंस की बदौलत उसकी गति में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा पैंतरेबाजी तकनीकों के साथ रूई बहुत तेजी से बचाव में छेद का फायदा उठाने के लिए खुद को फिर से स्थापित करने में सक्षम था। अकेले डेलन के लिए इससे निपटना बहुत कठिन था, खासकर तब जब रूई के पास वॉइड एल्गोरिदम और प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट के साथ अत्यंत प्रभावशाली और अमानवीय रूप से सही समय था। इसके अलावा रूई ने फैंटम सटेप के साथ उसे बेवकूफ बना दिया। डेलन कई तकनीकों का सामना नहीं कर सकता था, जिनमें से कई बहुत शक्तिशाली थीं। आखिरकार रूई इतनी अजेय रूप से प्रभावशाली हो गई थी कि डेलन सिर्फ अपने कछुए की तरह झुककर आने वाले हमले से बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें कमजोरियां भी थीं, जिनका रूई ने तुरंत फायदा उठाया। झाड़, उसने डेलन के एक कदम को रोककर उसे गिरा दिया, एक सटीक समय पर की गई जोरदार किक से। रूई डेलन की भविष्यवाणी करने में इतना तेज हो गया था कि प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट द्वारा बढ़ाए गए वॉइड एल्गोरिदम के साथ वह उन चीजों को रोकने में सक्षम था जिन्हें सामान्य रूप से रोकना असंभव होता। डेलन का वजन बगल की ओर गिर गया क्योंकि उसके पास कोई बैसाखी नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बूम, रूई ने उसे डबल पाम पुश के साथ उड़ा दिया, जो आउटर कन्वर्जेंस के साथ बढ़ाया गया था। जमीन पर केवल एक पैर के साथ, डेलन बस लॉन्च होने से बच नहीं सकता था। चूंकि रूई ने उस पर हमला करने के बजाय धक्का दिया, इसलिए उसकी सभी रक्षात्मक तकनीकें पूरी तरह से बेकार थीं, क्योंकि वे टकराव के खिलाफ काम करने के लिए थीं। रूई का लक्ष्य यही था, गिरना। डेलन रिंग के बाहर जोर से गिरा, कुछ दूर तक फिसला, फिर आखिरकार रुक गया। हालांकि यह नियमों के अनुसार जीत थी, क्योंकि रूई ने उसे रिंग से बाहर कर दिया था। वह जानता था कि रूई उसे तब तक जमीन पर पटक सकता था जब तक कि वह उसे बुरी तरह से पीट न दे या डेलन के महत्वपूर्ण हिस्से पर घातक हमला करके उसे बहुत तकलीफ पहुंचाए। लेकिन उसने रिंग आउट से जीतना चुना। डेलन के लिए हारने का सबसे कम दर्दनाक तरीका। रूई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अनावश्यक रूप से पीड़ा देने का आनंद लेता था। उसने डेलन को यथासंभव मानवीय तरीके से पराजित करने का निर्णय लिया, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे दोनों मित्र थे। विजेता, रूई क्वारियर, पर्यवेक्षक ने घोषणा की, जब रूई ने अगले निर्धारित मुकाबले के लिए रिंग खाली कर दी। तुम जीत गए, डेलन ने आह भरी। अच्छी लड़ाई, अच्छा मुकाबला, तुम्हें हराना मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। रूई ने उस पर मुस्कुराया। चलो फिर कभी मुकाबला करते हैं। डेलन ने सिर हिलाकर उसकी सद्भावना स्वीकार कर ली। वह डबल पाम पुश, फे ने टिप्पणी की, यह अच्छी तरह से निष्पादित किया गया था। इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि आप आमतौर पर हथेली के हमलों का उपयोग नहीं करते हैं। रूई ने कंधे उचका दिए। मैंने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि यह उन परिस्थितियों और मापदंडों में सबसे अच्छा समाधान था। आप इसे गणित के समीकरण की तरह बता रहे हैं, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह वास्तव में सच्चाई के सबसे करीब है, रूई ने सोचा। वॉइड एल्गोरिदम को पृथ्वी की 21वीं सदी में अत्याधुनिक डेटा विज्ञान, सांख्यिकी, संभाव्यता, रैखिक बीजगणित और ज्यामिति के साथ बनाया गया था। ये केन या किसी और के पूरे जीवन में समझ से परे गणित और संख्याओं से बना था। तकनीकों में निहित जानकारी की विशाल मात्रा सबसे बड़े कारणों में से एक थी कि यह उनके पिछले जीवन में अव्यावहारिक थी।
कोई भी एमएमए फाइटर वॉइड एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी को याद नहीं रख सकता है। भले ही वे पूरे एल्गोरिदम को याद करने में कामयाब रहे हों, वे अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में सभी जानकारी को याद रखने में असमर्थ थे, जो वॉइड एल्गोरिदम के लिए उन्हें याद रखने की आवश्यकता थी। रूई अपने पुनर्जन्म बढ़ाए गए चेतन मन के साथ भी वॉइड एल्गोरिदम का केवल आंशिक रूप से उपयोग कर सकता था। उसने केवल वॉइड एल्गोरिदम के पहले और अधिक प्राथमिक पुनरावृत्तियों और संस्करणों का उपयोग किया। यदि वॉइड एल्गोरिथम एक तकनीक होती, तो इसकी कठिनाई संभवतः ग्रेड 10 से भी अधिक होती। पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय से रूई ने सभी छोटे और मध्यम दर्जे के लोगों को आसानी से हरा दिया था। उसने जो सिद्धांत बनाया था, वह उल्लेखनीय रूप से सटीक साबित हुआ था। पिछले 2 हफ्तों में उसे एक भी शीर्ष स्तरीय मार्शल अप्रेंटिस नहीं मिला था। लेकिन उसे संदेह था कि जल्द ही बदलाव आएगा। मध्यम स्तरीय मार्शल अप्रेंटिस की संख्या लगभग खत्म हो रही थी। अब किसी भी समय उसे शीर्ष स्तर के मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ खड़ा किया जा सकता था। उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। अचानक सुविधा के दरवाजे खुल गए, जिससे प्रतियोगियों और स्टाफ सदस्यों का ध्यान आकर्षित हुआ। जिस बात ने उनका ध्यान खींचा, वह थी मन की शक्ति जिसे उन्होंने महसूस किया था। स्क्वायर कायरी, जो प्रारंभिक प्रतियोगिता की मुख्य पर्यवेक्षक थी, अंदर आईं। उनके पीछे सहायक कर्मचारियों की एक टीम ने एक रोलिंग नोटिस बोर्ड को धकेल दिया। मार्शल प्रशिक्षुओं, उसने सभी को संबोधित किया। आसपास इकट्ठा हो जाओ। हर कोई बिना कुछ कहे ये जानने को उत्सुक था कि आखिर हो क्या रहा है। प्रारंभिक प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने कहा, एक प्रतिनिधि का चयन जल्द ही किया जाना चाहिए। इसलिए मार्शल अकादमी ने कार्यक्रम की तैयारी में तेजी ला दी है और प्रारंभिक प्रतियोगिता के सभी शेष मैचों को पहले से ही निर्धारित कर दिया है। जब स्टाफ ने नोटिस बोर्ड खोला तो उसने हाथ हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। बाकी सभी मैच शेड्यूल हो चुके हैं। हम आप सभी को एक टाइम टेबल देंगे जिसमें आपकी अपनी लड़ाइयों का शेड्यूल होगा। आपसे अपने मैच से 10 मिनट पहले आने की उम्मीद की जाएगी। तय समय पर न आने पर आप स्वतः ही हार जाएंगे, इसलिए देर न करें। आपको उपचार और कायाकल्प औषधियों तक पहुंच प्राप्त होगी, इसलिए देर न करें, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। घोषणा से भीड़ में तनाव की लहर फैल गई। स्टाफ के सदस्य ने तुरंत मार्शल अप्रेंटिस को उनकी समय सारिणी सौंपनी शुरू कर दी। हर दिन निर्धारित दर्जनों मुकाबलों को सरसरी तौर पर देखना और हर दिन अपनी समय सारिणी ढूंढना बहुत असुविधाजनक था। यह रूई ने अवचेतन रूप से बड़बड़ाया क्योंकि उसने अपनी समय सारिणी पर नजर डाली। उस दिन के बाद से उसे प्रतिदिन केवल एक ही मुकाबला लड़ने का मौका मिला। लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी। उनके प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी ऐसे लोग थे जिनके अंक पूर्ण थे। सभी जीत और शून्य हार। यह उनके अवलोकन की स्पष्ट पुष्टि थी। अगर ये मार्शल अप्रेंटिस किसी समय एक दूसरे का सामना करते तो यह संभव नहीं होता। उन्होंने उनकी तरह अकादमी के निचले और मध्यम स्तर के मार्शल अप्रेंटिस को हराकर शायद एक आदर्श रिकॉर्ड बनाया होगा। प्रारंभिक प्रतियोगिता की शुरुआत में 19 मार्शल अप्रेंटिस के पास परफेक्ट स्कोर थे। हालांकि तब से उनमें से 7 ने कम से कम एक मैच हारकर अपनी जीत का सिलसिला तोड़ दिया था। ये मार्शल अप्रेंटिस कमजोर नहीं थे, लेकिन स्पष्ट रूप से उन लोगों से एक पायदान नीचे थे जो शुरू से ही अजेय बने रहने में कामयाब रहे थे। रूई उत्साहित हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहीं से प्रतिनिधि के लिए असली लड़ाई शुरू होगी। NOBEIN.com। हर कोई जानता था कि प्रारंभिक प्रतियोगिता के पहले 20 दिन केवल उन हारने वालों को छांटने के लिए थे जिनके पास पहले कभी मौका ही नहीं था। 20 दिनों के बाद स्कोरबोर्ड से उन कुलीन लोगों का पता चलेगा जिनके प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की वास्तविक संभावना थी। रूई ने उन नामों की सूची पर नजर डाली जिनसे वह लड़ने वाला था। फील अगेरोन, जेन फ्रांसिस, अवी सेठ, सहरकल, फेदुल्लाहन, हेवर मैंडेलीव, सरोन मैल्कम, विवियन डुफ्रेस्ने, लाला सेक, नेल, केन अर्नकार। 11 दिनों में 11 लड़ाइयां। ये सबसे ताकतवर थे। उनमें से ज्यादातर मार्शल समुदायों के प्रतिष्ठित मार्शल परिवारों से थे। नेल और रूई कुछ अपवादों में से एक थे। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनका अंतिम मैच केन के विरुद्ध निर्धारित था और उनका दूसरा से अंतिम मैच नेल के विरुद्ध निर्धारित था। उसके बाद 6 दिन तक उसे फे से लड़ना था। सभी 11 में से ये तीनों ही उसके लिए सबसे अधिक खतरनाक थे। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि ये तीनों कब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। उसने नोटिस बोर्ड पर सरसरी निगाह डाली और उन मुकाबलों की तलाश की जिनमें इन तीनों में से 2 शामिल थे। जल्दी से उन्हें और उनके क्रम को नोट कर लिया। फे बनाम नेल, फे बनाम केन, केन बनाम नेल। केन और नेल के बीच मुकाबला उसके मुकाबले से ठीक 1 दिन पहले हुआ था। रूई खुश था कि उसके 3 सबसे कठिन विरोधियों में से 2 यथासंभव दूर थे, जिससे उसे वह सारा डेटा इकट्ठा करने का मौका मिला जो वह संभवतः चाहता था। पिछले 19 दिनों में उसने उन सभी की जितनी भी लड़ाइयां हो सकती थी, उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया था, खासकर केन और नेल का, क्योंकि ये दोनों संकीलोग पारंपरिक से बहुत अधिक विचलित थे।
उन्होंने उनकी रणनीति, दृष्टिकोण, प्रवृत्तियों और विचित्रताओं, प्रतिक्रियाओं और प्रत्युत्तरों, ताकत और कमजोरियों को ध्यान से देखा था। उनसे लड़ने के लिए वे और अधिक तैयार होते जा रहे थे। उन्होंने फे की अपेक्षा केन और नेल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि फे के बारे में उनका पूर्व ज्ञान केन और नेल के बारे में उनके पूर्व ज्ञान जितना पुराना नहीं था। पहले तो उनके पास नेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसके बारे में जानकारी जुटाना और भी जरूरी हो गया। केन के लिए, रूई के पास जो पुरानी जानकारी थी, वह अब पुरानी हो चुकी थी, या कम से कम उसे अपडेट करने की जरूरत थी। ये शून्य कदम तकनीक की शक्ति थी। इस तकनीक ने अकेले ही पूरे समीकरण और पूरे खेल को बदल दिया। अब, अचानक उसे उससे लड़ने में बेहद सावधान रहने की जरूरत थी, न कि केवल शून्य कदम तकनीक की वजह से, क्योंकि पुरानी जानकारी उसके पतन का कारण बन सकती थी। कम से कम, जब तक वह शून्य कदम तकनीक का हिसाब नहीं दे पाता, उसे केन के बारे में जो कुछ भी पता था, उसे भूल जाना होगा। कुल मिलाकर, उसके सामने कठिन समय था। हमारा मैच आखिरी में है न? केन ने भौहें सिकोड़ी। ये तो मजेदार है। बाकी मैच आसान नहीं होने जा रहे हैं। फे ने कहा, ये मार्शल अप्रेंटिस कोई मजाक नहीं है, भले ही मुझे जीत का भरोसा हो। रूई ने सिर हिलाया। अगर वह सावधान नहीं रहा, तो इनमें से कोई उसके पैरों के नीचे से जीत छीन सकता है।